क्योंकि उदावर्त का मतलब ही है एक्चुअल में, सही से सोचा जाए तो उद आवर्त से बना हुआ है। उद और उदा आवर्त दो तरह का है, मतलब कि वायु का जो है आवर्त हो गया, मुड़ गई है वायु। तो अपने रास्ते से मुड़ जाना जो है बहुत सारी वजह से है। तो इसका मेन तो वही है भाई, वायु मुड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है वात दोष का वजह होगा। क्यों वात दोष का वजह होगा? क्योंकि पित्त और कफ के अंदर चलने की क्षमता तो है ही नहीं। पित्त पंगु कफ पंगु पंगो मल धातु नाम वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। तो ये जो आपके पास में चीज है यहाँ पर मेनली वात दोष होगा। तो उदावर्त है, आना है, आदमान, ऊर्ध्ववात, सारा चैप्टर एक साथ दे रखा है। और सबसे बड़ी बात है जब इसमें आप चिकित्सा करेंगे तो वात शामक करेंगे, दीपन पाचन अनुलोमन कराएंगे, और जैसे ही वायु अनुलोमित होगी डिसीज सॉल्व हो जाएगी। पहली बात है। अगर इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, तब ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। जैसे बमन हो रहा है, वॉमिटिंग में ऐसा हो रहा है कि उसमें स्टूल वगैरह पास हो जा रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तब वो बहुत कंडीशन मुश्किल होती है। अदरवाइज मोर आर लेस आज की डेट में मैं देखती हूँ मेजॉरिटी लोगों के अंदर इस तरह की सारी तकलीफें होती हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप लोग ख्याल रखो कि उदावर्त के बहुत सारे मरीज आएंगे, या वायु प्रतिलोम हुई बहुत सारे मरीज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना है सबका ट्रीटमेंट एक है। अगर इस चैप्टर को भी देखोगे तो चैप्टर में अलग से सबका ट्रीटमेंट नहीं दिया, और रियल लाइफ में भी जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करने लगते हैं तो ट्रीटमेंट के वक्त में वही दीपन पाचन और अनुलोमन मेन होता है। और हमेशा देखो, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, पेशेंट का हेतु मतलब पूछना या केस टेकिंग बहुत प्रॉपरली करना क्यों जरूरी होता है, उसके पीछे वजह होती है। वहां से आपको पता चल पाता है कि रियल वजह क्या है। और वो पर्टिकुलर वजह, मान लो किसी का स्टूल का प्रेशर रुकता है तो वहां पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट में फर्क करोगे, है ना। कि गुद मार्ग में प्रॉब्लम है तो गुदवर्तियां वगैरह ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे। हालांकि गुदवर्तियां सपोजिटरी हम लोग आयुर्वेद वाले कम ही यूज करते हैं, हम तो हमेशा अपनी बस्ती से काम चला लेते हैं। नीरू और आस्थापन दे दिया, पेशेंट बहुत लीन एंड थीन है तो हम उसको मात्रा बस्ती के थ्रू ही काम चला लेते हैं। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ही सारी चीजें करोगे। बहुत आम है तो लंघन कराएंगे। मतलब हर अवस्था क्या है कि आपको युक्ति प्रमाण यूज करना है, आपको देखना है कि कहाँ से क्या तकलीफ जनरेट हो रही है, इस बात को जरूर समझना है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का तरीके में यही चीज है। और एकदम एग्जैक्ट चैप्टर की बात करो तो चैप्टर की मतलब एटलीस्ट बृहत्रयी में नहीं है, बृहत्रयी सॉरी चरक में नहीं है। हालांकि सुश्रुत में उदावर्त का चैप्टर ही है पूरा। तो जो अपने 99 बेगान धारणीय चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ ना कि वो नहीं 9 बेगों को नहीं रोकना चाहिए जो अधारणीय बेग हैं, तो उनको जब धारण करते हो तो उन्होंने तो वही बोल दिया कि जितने अधारणीय बेगों को रोका, हालांकि उदावर्त 13 प्रकार का है तो उतने सारे उदावर्त के टाइप होंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट जो है और क्या बोलते हैं जो हेतु होता है वो लगभग सेम होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर प्रिसाइज केस टेकिंग आप करते हो तो प्रिसाइज केस टेकिंग से आपको सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो प्रिसाइज केस टेकिंग करिए। केस टेकिंग अगर आप लोग को नहीं अच्छे से कर पाते हो, अभी बच्चे ही हो, तो आयुष दर्पण चैनल है, मैंने उस पर कई सारे पेशेंट्स की केस टेकिंग की है, या नॉर्मली मैं केस टेकिंग करती हूँ। तो आप लोग चैनल पर जाकर सुन सकते हो, मैं भी करती हूँ और लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अधिकतर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे साथ एक चीज़ अच्छी क्वालिटी है मेरी, जो कि इनिशिएटिव है। अगर सर ने मुझे बोला है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि हाँ कैमरा फेस कर रही हूँ क्या कर रहे हैं, तो मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग को भी मैं वही कर रही हूँ कि आप उस चीज़ों को देखिए, या पेशेंट का प्रॉपर अपना समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आता है आयुर्वेद में, एलोपैथी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आयुर्वेद में फर्स्ट टाइम आता है तो उस पेशेंट को टाइम दो, लंबा टाइम दो। फीस भले आप अपनी ले लो अच्छी सी, बट उसको टाइम दो, क्योंकि जब तक आप हेतु नहीं निकालेंगे तब तक निदान प्रयोजन नहीं होगा, और हेतु के हिसाब से पत्ते पत्ते भी डिसाइड होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो इस वजह से बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए और इस चीज़ को करिए। क्या हो रहा है बार बार ये उल्टा पुल्टा। ठीक, तो उत धन आवर्त है। उत का मतलब होता है ऊपर, और आवर्त होता है वायु घूम जाएगी, जो घुमा होगा उसे उदावर्त कहेंगे। इसकी एक डेफिनेशन दी है, उद्भूतेन वेग विधारणन आवृत्तस वायुर वर्तनम इति उदावर्त। तो डेफिनेशन रट सकते हो तो रट लेना। अदरवाइज चरक सूत्र 7 जो है 99 बेगान धारणीय अध्याय, वहां पर इसका वर्णन दिया गया है। और फिर चरक का चिकित्सा स्थान का त्रिमर्मी है, जो चिकित्सा स्थान है उस 26वां, उसमें भी उदावर्त व्याधि का उन्होंने उल्लेख किया है। मैं क्यों बता रही थी, प्रॉपर चैप्टर नहीं दिया उदावर्त नाम से चरक ने, ये चीज मुझे क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, सुश्रुत जी ने 13 धारणीय बेग जो है, उन 13 धारणीय बेगों के हिसाब से 13 प्रकार के उदावर्त मांगे हैं। कि अगर हमने अधो वायु का फ्लैटस का है, अब आज की डेट में
क्यों ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि हम लोग एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड से सोसाइटी में रहते हैं, बड़े सिविलाइज्ड वाला हिसाब तब चलाते हैं। तो सिविलाइजेशन में एक चीज़ हम लोगों ने किया कि फ्लैटस का प्रेशर अधिकतर लोग रोकते हैं, या उसको चूंकि आवाज़ नहीं हो या इस तरह की तकलीफ होती है। हालांकि जो प्रॉपर मतलब अधोवायु होती है, जो सही होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती है। अब ये चीज़ें हम लोग को बचपन से पता नहीं होती है, वो गाडगिल सर ने एक बार बताया था। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो वो तो मेजॉरिटी लोगों में रोकने का होता है, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड वाला कंसेप्ट हो गया। मल कार्टिफिकेशन का क्या है कि वहाँ पर भी मैं कहूँगी बहुत सारे लोग रोकते हैं, जो मतलब जैसे खास करके सुबह वर्किंग होते हैं ना, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग उनको जाना पड़ता है, तो कभी फ्रेश हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, तो घर से विदाउट फ्रेश हुए निकल गए। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपना सारा जो नित्य कर्म होता है नित्य कर्म करके हमेशा निकलना चाहिए। जैसे मेरा कंसेप्ट है, मैं मान कर चलती हूँ इस चीज़ को कि सुबह आप उठे हैं, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना धोना और पूजा पाठ करना, बीइंग अ हिंदू, तो सारे इतने सारे कार्यक्रम, और हर रिलीजन वाले कुछ न कुछ अपना मतलब पद्धति होती है, पूजा पद्धति अपना करते हो, तो इतना करके निकलिए। अगर आप कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट खाते हो, ब्रेकफास्ट का करने का मतलब है कि अगर आपको भूख लगती है तो खाकर निकलो, नहीं तो टिफिन लेकर निकलो। इमरजेंसी सिचुएशन इज डिफरेंट, बट रोज का जिनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है और उसमें उस तरह का करते हैं, अब वो चले गए मान लो, खास करके जो स्कूल टीचर्स वगैरह होती हैं, जैसे चंडीगढ़ में तो कल्चर है यहाँ के स्कूल अधिकतर सुबह 7 बजे चलते हैं। तो सुबह 7 बजे चलने का मतलब है कि वो बेचारी घर से 6 साढ़े 6 बजे निकलेंगी, जो भी डिस्टेंस का हिसाब किताब होगा, बहुत पंचुअलिटी होती है। और बहुत सारी इस तरह की जो अर्ली इन द मॉर्निंग वाली जॉब होती हैं, वहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। और कुछ लोग का जो लेट भी 9-10 बजे भी ऑफिस होता है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग लेट सोकर उठते हैं, उनके 9 बजे का ऑफिस होगा तो 8:30 बजे वो सोकर उठ रहे हैं। अब जब आप 8:30 बजे सोकर उठ रहे हो, आपके दिमाग में पैनिसिटी वैसे क्रिएट हो जाती है कि भाई हाफ आवर के अंदर कैसे सारे काम निपटाओगे, तो खचपच पचपच करते हैं। मतलब वो इस तरीके से लाइफस्टाइल जीते हैं कि उनके जो भी अर्जेस होते हैं, नेचुरल अर्जेस, जो प्रॉपरली इवैक्यूएट ही नहीं होते, बस वो किसी तरीके से ऑफिस भाग जाते हैं। फिर ऑफिस में उस तरह का वॉशरूम मिलता है नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ होती ही नहीं होती हैं, और फिर वहाँ पर टाइम पर इवैक्यूएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट में इस तरह के यहाँ पर भी इशू मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर पूछना चाहिए। इसीलिए ऑक्यूपेशन का बहुत वैल्यू होती है, कितने बजे आप जाते हो, किस तरह की जॉब है, वहाँ का वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, और क्या प्रॉपरली वॉशरूम, क्योंकि ऑफिस का वॉशरूम ऑफिस का ही होता है, एक घर जैसी आ जाती है, आपको ऑफिस में नहीं मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको मतलब अपने पेशेंट्स को आप जब केस टेकिंग करेंगे तो पूछेंगे। यूरिनेशन का है, मेजॉरिटी लोग की एक आदत होती है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो सोचते हैं यूरिन का प्रेशर 2-4 मिनट के लिए रोकते हैं, या जब जब ये काम आप करते हो तो लॉन्ग टर्म में जा करके पेल्विक रीजन की जो बीमारियां, खास करके इन द केस ऑफ फीमेल गायनी की डिसीजेस होती हैं। हमेशा मैंने बताया हुआ है कि याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई एमेनोरिया का पेशेंट आता है, कोई डिस्मेनोरिया, किसी का भी मतलब समझ लो सिंपल वर्ड में कि गायनी के जो है पीरियड की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे श्वेत प्रदर आए, चाहे रक्त प्रदर आए, चाहे जो आए, वहाँ पर पेशेंट से ये चीज़ पूछना ही है। योनि व्यापत वगैरह के केस भी हैं तो वहाँ पर भी पूछना है कि आपको यूरिन होल्ड करने की आदत है। अगर यूटीआई हो रहा है पेशेंट को तो भी पूछिए, और मेल के केस में तो भाई योनि व्यापत तो नहीं होगा, तो वहाँ तो यूटीआई वगैरह के केसेस होंगे, स्टोन के केसेस होंगे। मैंने उन लोग को पेशेंट्स को देखा है जो लोग यूरिन का प्रेशर काफ़ी होल्ड करते हैं, जैसे आजकल का बहुत प्रोफेशनल लाइफस्टाइल लीड करने वाले, खासकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स वगैरह होते हैं, उनका भी यही होता है कि क्लास का टाइम ये हो गया, जैसे अभी मैं क्या है आप लोग का वेट कर रही हूँ कि आप लोग आ जाओ, तो 7-5 पर ज्वाइन करते हैं। मेरा कहने का मतलब है उनके साथ होता है कि उस टाइम को पहले नहीं माइंड मेकअप हुए और प्रॉपरली अपने आप को सिस्टम को रखा नहीं है, तो क्लास के टाइम में अगर प्रेशर आ गया है तो उस चीज़ को होल्ड करते हैं, क्योंकि क्लास फिनिश करने के बाद ही जा सकते हैं। कोई अपना काम करता है तो चलो अगर कॉन्शियस है तो, अदरवाइज जो लोग अपना काम करते हैं ना, वो भी इतने कॉन्शियस नहीं होते, तो यूरिन का प्रेशर आए चलो होल्ड कर लेंगे। तो ये लोग वही मेजॉरिटी आपको इस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलते हैं। या एमएनसी में जो जॉब करते हैं वहाँ तो और बुरा हालत है भाई, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला कंसेप्ट वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, बॉस को ईगो सेटिस्फाइड होनी चाहिए वाला कंसेप्ट मैंने देखा मेजॉरिटी। तो वहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब वो मीटिंग उनकी चल रही है तो उस मीटिंग को छोड़ करके वॉशरूम वो नहीं जा सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, ये सारी चीज़ें कभी काल के लिए तो भाई अगर आता है तो जाना ही पड़ेगा, बट सबसे बढ़िया चीज़ तरीका है कि अपनी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित करिए। जब डिसिप्लिन्ड दिनचर्या होगी तो इस तरह की तकलीफ ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो सारी हेतु मतलब पेशेंट से पूछना जरूरी है कि कहाँ से है,
फिर जिरमा है, यामिंग का भी वही होता है, सिविलाइज्ड कल्चर है, मीटिंग वीटिंग में है भाई, लोगों के सामने है, कैसे लेंगे उबासी ले लेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात रात भर जाग रहे हो, सारी चीज़ें हो, बट कभी ये चीज़ें आ रही हैं तो यामिंग वगैरह को रोकना नहीं है। आंसू का बेग है, मेजॉरिटी मेल को मैंने देखा है, बहुत सारे फीमेल को भी देखा हुआ है, और बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, इसलिए वो रोते नहीं हैं। और जब रोते नहीं हैं तो फिर अंदर अंदर क्या रहता है, दर्द बना रहता है। सिंपल वर्ड में आप समझो, जब पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हो तो ये हमेशा बताओ कि जो इंसान रो सकता है वो वाकई बहुत मजबूत होता है। ऐसा मैं काउंसलिंग के लिए नहीं कर रही हूँ, रियल में बता रही हूँ। अगर आप अपनी तकलीफें बोल सकते हो, आराम से अपनी चीज़ों को बोलते ना, वो इंसान ज़्यादा बड़ा होता है जो अपनी उन चीज़ों पर खुद से हंस पाता है। तो पेशेंट को हमेशा बताइए कि जब भी रोने होने का प्रेशर दिमाग में ये चीज़ आता है तो आप रो सकते हैं, ये नहीं है कि रोना नहीं है। ठीक है, तो रोने होने का आ रहा है तो आंसू का बेग आ रहा है तो रोइए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आंसू के साथ एक और अच्छाई होती है कि जब आप रो लेते हो तो मन हल्का क्यों हो जाता है। जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि जब आप पानी पीते हो तो यूरिन के थ्रू कचरा निकल जाता है, उसी तरह जब आप रो लेते हो तो जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो निकल जाते हैं। इसीलिए पुराने ज़माने में लेडीज़ को कम प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हर बात पर रो करके आधा अपना दर्द दूर कर लेती थी। मेल के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेल नहीं रो पाते थे, क्योंकि वो उनको समाज की अपब्रिंगिंग हुई थी, भाई मेल हो तो तुम रो नहीं सकते हो। नहीं, अगर आप परेशान हैं, तकलीफ में हैं तो रो सकते हैं, और आप पब्लिकली भी रो सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने रो लिया और मेरे आंसू किसी ने देख लिया, इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर छबथू है, स्नीजिंग है, कुछ लोग स्नीजिंग वगैरह के भी प्रेशर को रोकते हैं। हालांकि पता है सबको कि स्नीजिंग का प्रेशर रोकते हैं अगर आता है, अर्ज होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्द होता है। उद्गार, डकार आ रही है लेकिन सोफिस्टिकेटेड बनना है, सो उद्गार भी नहीं करते हैं। बेल्चिंग हो रही है लेकिन दूसरों के सामने नहीं करेंगे तो बेल्चिंग को रोकेंगे, या बेल्चिंग सही तरीके से नहीं निकलेगी, उद्गार नहीं निकलेगा तो वहाँ पर भी तकलीफ होगी। उस तरह वॉमिटिंग होता है, नौज़े वॉमिटिंग फील हो रहा है, तो कई सारे केसेस में आपने सुना होगा जैसे इंसान को वॉमिटिंग आई लेकिन अब सोचना है कि उसको बाथरूम में जा करके, वॉशरूम में जा करके करना है, तो कई बार क्या हुआ, वो उल्टे तरीके से चली जाती है और फिर सिचुएशन ख़राब हो जाती है। कई बार वो नाक में फंस जाती है। हम लोग सोचते हैं ना भाई रूम गंदा हो जाएगा, रूम में नहीं करते हैं, अब वॉमिटिंग रूम में आई है, तो इस तरह की है प्रॉब्लम। अगर कभी किसी पेशेंट के साथ है या कभी कभी किसी की तबीयत खराब है, उसको ऐसा लगता है, आप बगल में अपने टब वगैरह छोटा सा रख लो, कोई भी पैन रख लो, डिस्पोजेबल रख लो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये नहीं कम करो कि मान लो वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगेगा और आपने वॉमिटिंग का प्रेशर रोका हुआ है, क्योंकि जो लोग भी स्किन डिसीजेज होने की बहुत बड़ी वजह होती है वोमन का वेग को रोकना को। भूख है, भूख में बहुत सारे लोग रोकते हैं। हालांकि आज की डेट में जंक फूड का सबसे कल्चर आया है, बाहर से जाकर कचड़ा वचड़ा खा लेते हैं, भूख लगती है, वो अलग सी बात है। पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भूख लगी है अपने वर्किंग स्टाइल की वजह से ही, जिस टाइम सुबह खाना था भूख नहीं लगी थी तो खाया, और जब रियल में सच में हंगर जनरेट हुई तब उस वक्त वो भूख को रोक लेते हैं। फिर जब समय मिलता है, जैसे अभी मेरा एक पेशेंट था, मेरा ही पेशेंट था, हाँ, उसको मैंने पूछा भूख कितने बजे लगती, जी 12 बजे लगी। फुर्सत मिली 5 बजे, तो जी मैं 5 बजे खाया। तो खास करके ये जो बिजनेसमैन होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, उनके साथ ये बहुत होता है। कहने को बहुत बड़े मतलब ऑफिस वाले होते हैं, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, जब तक क्लाइंट सामने है तो तब तक वो उठ कर नहीं सकते हैं अपनी चेयर से। तो इस तरह की चीज़ें फंसती हैं। तृष्णा है, प्यास लगी है लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे। कुछ लोग की इस तरह की चीज़ें रहती हैं, बॉटल नहीं लेकर गए या इस तरह की कुछ भी मतलब उनकी वजह होती हैं। बट तृष्णा का रखते हैं, अभी तृष्णा चैप्टर कंप्लीट ही किया था कि तृष्णा का बोई रोकने से आप जब धारण करते हैं तृष्णा का तो मुक्सोस होता है। और श्वास है, अब श्वास का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप सीढ़ियाँ चढ़ करके आए, और सीढ़ी चढ़ करके आए, सांस फूल रही है, लेकिन आजकल एक कल्चर बनी है ना कि हमें लोगों के सामने दिखाना नहीं है मैं बहुत बड़ा सुपर पावरफुल हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं कि नहीं करते हैं लोगों के सामने, मतलब अपना सिस्टम श्वास का वेग रोकेंगे तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। निद्रा, निद्रा आज की डेट में मोबाइल ने सबसे बढ़िया बजाई हुई है। नींद आती है, ब्लिंक ऑफ आई आकर के नींद चली जाती है, और फिर पता नहीं दोबारा कब बड़ी बुरी तरीके से नींद आती है, तब हम लोग सोते हैं। तो निद्रा के वेग वो भी लोग रोकते हैं। शुक्र का वेग, बहुत सारे लोग शुक्र का वेग रोकते हैं। देखो शुक्र के वेग के साथ में एक चीज़ बच्चे को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, शुक्र का वेग जो है ना रोका जाता है ना निकाला जाता है बहुत बुरी तरीके से, सिंपल सी बात है। न बेगों का धारण किया जाता, ना बेगों को बलात् निकाला जाता। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है। और जब हमको ख्याल होता तभी हम पेशेंट को बता भी पाते हैं, वरना हम पेशेंट को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता तो हम पेशेंट को बताएंगे क्या। तो इस बात का पूरा पूरा रखिए सिस्टम, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
अब कहाँ तक हमारा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा भैषज रत्नावली जो गणनाथ सेन गोविंददास सेन की है, तो गोविंददास सेन ने वहाँ पर 3 ही तरह का माना, उन्होंने ज़्यादा प्रकार के उदाहरण नहीं माना। मतलब वात फ्लैटस जो है पानवाई का बेग रोका, मूत्र का पुरुष और यही। तो ये आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ पर जो है इन्होंने मांगा हुआ है 3 ही। वो तो 3 किसने माने हैं, वो हमारे भैषज रत्नावलीकार गोविंदास सिंह की है। तो वो बुक चाहे तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, या जब चिकित्सा करने लगेगा मतलब फील्ड में आ जाइएगा तो उस टाइम बहुत अच्छी बुक है, तो जरूर लीजिएगा। ठीक है, इस बात को ख्याल रखेंगे। बार बार पंगा हो रहा है। फिर उसके अलावा क्या है, अब जो आपके धारणी बेग हैं, अगर आप उनका धारण नहीं करते तो वहाँ भी परेशानी होती है। तो लोभ है, शोक है, भय है, क्रोध है, मान है, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अमिषा, द्वेष, ये सब सारी चीज़ें। और ये हर इंसान में थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शन में, देखो सत्व रज तम अब जब आप पढ़ते हो तो हर दोष जो है आपके अंदर बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एग्रीवेट नहीं होनी चाहिए। रज और तम एक लेवल में चाहिए, अगर तम नहीं होगा तो स्थिरता भी नहीं आएगी, लेकिन तम का एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए, रज का भी एक पर्टिकुलर लेवल चाहिए, है ना, पढ़ा होगा ना कि रज और तम को भी बैलेंस में रहना चाहिए। तो ये जो आपके मतलब जो मानसिक वेग है, धारणी वेग है, तो मानसिक वेगों का धारण करना है, इस बात को याद रखना चाहिए। तो उस बात के लिए पेशेंट को वहां पर भी क्या होता है, काउंसिल करना होता है, कई बार खुद को भी काउंसिल करना होता है। कई बार हम अपने गुस्से को बेवजह की गलत गलत चीज़ों को सोच सोच कर बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे साथ किसी ने किया, जैसे है कि आप मान लो किसी चीज़ को एक बार सोचोगे तो 1% एग्रीवेट हुई, 2 टाइम सोचा तो 2% इंक्रीज हुई, इसी तरह 4 टाइम सोचा तो 16 टाइम एग्रीवेट होती हैं। जिस तरह पॉजिटिविटी मल्टीपल इफेक्ट में आती है, उसी तरह नेगेटिविटी भी मल्टीपल इफेक्ट में आती है। तो उनका मैंने जैसे उस दिन भी कहा था कि अपना कार्मिक अकाउंट को कट करना होता है, एस्ट्रोलॉजी क्लास में बताया था, सॉरी। तो वहाँ पर रिएक्शंस अंदर से बंद करनी होती है, बाहर से नहीं। हम बाहर से डायलॉग तो बंद करे हुए दिखते हैं, बाहर से बड़े अच्छे नजर आते हैं, बट अंदर हमारे डायलॉग चलता रहता है। तो अंदर डायलॉग नहीं चलने का जो तरीका होता है, बेस्ट तरीका यही होता है कि एक तो आप अपने रूटीन को बहुत डिसिप्लिन्ड रखिए, बहुत अच्छी रूटीन रखिए, और परमात्मा को सौंपना सीखिए। मतलब किसी भी चीज़ को अपना काम कर लिया, अगर मैं अच्छी नीयत से किसी चीज़ को कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, यही सोचो। आगे अगर नहीं आता है तो समझ लिया करो पिछले जन्म का कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, कि हमारे अच्छा करने के बावजूद भी नहीं मिलता, तो पक्का सी वजह होती है। अपने आयुर्वेद वैसे ही पुनर्जन्म मानता है, चरक में पढ़ चुके होंगे। रियलिटी है भाई, हर कोई अंबानी के घर में नहीं पैदा होता है, हर कोई सिल्वर स्पून लेकर क्यों नहीं पैदा हुआ है। किसी की कुछ सर्कमस्टांसेस है, किसी कुछ सर्कमस्टांसेस, कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग है, कई दोनों ही से ठीक है, कई दोनों से ही खराब है। तो कई लोग का अलग अलग है, पढ़ने लिखने में भी आप देखते हो कि परफॉर्मेंस में सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और स्रोतों के अवरोध के कारण सारी व्याधियां होती हैं, और कफ और पित्त को तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद अगर इसकी निरुक्ति की बात करोगे तो निरुक्ति जो है कौन सा पेज आएगा, यस, निरुक्ति, यस, निरुक्ति में उत धन आवर्त, तो उदावर्त में उत धन आवर्त है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत पंगा है भाई ये मेरे से। तो उत धन आवर्त है आपका, इसकी निरुक्ति है। चलो, आप लोग का शेयर ऐसे नहीं हो पा रहा है ना मेरे साथ, तो कैसे उल्टा क्यों जा रहा है। सीक्वेंस वाइज इसको PDF ही बनाया कर रखना पड़ेगा। तो उत्तधन आवर्त में उत्तधन आधन वृत्तधन घय प्रत्यय है, नहीं तो अदरवाइज उत्तधन आवर्त तो आपको याद रहेगा कि वायु घूम गई है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वजहों से देखो, एक तो होता है कि कोई इंसान खुद ही वात प्रकृति का है, और वात प्रकृति का होने के बावजूद वातवर्धक आहार विहार का सेवन करेगा, तो उन सारी वजहों से वायु और प्रकोपित हो जाएगी और प्रॉब्लम जनरेट करेगी। अब क्या होता है कि इंसान वात प्रकृति का भी है, या मान लो कोई वात प्रकृति का नहीं है तो वातवर्धक आहार विहार करता है। वातवर्धक आहार विहार आज की डेट में आपको ऐसे ही पता चलेगा कि जब एलोपैथी वालों ने बोला घी तेल ज़्यादा नहीं खाना, तो लोगों ने रुक्ष और शुष्क चीज़ें खाना ज़्यादा शुरू कर दिया, है ना। हालांकि जंक फूड जब खाते तब उनको ख्याल नहीं आता अंदर के बन के अंदर कितना ऑयल है, यहाँ पर कितना ऑयल है, सारी चीज़ें। तो मेजॉरिटी जो रुक्ष शुष्क चीज़ें खाना शुरू किया तो उससे बात का प्रकोप हुआ, और ऊपर से जो लाइफस्टाइल है, दिखावे वाली ज़िंदगी है, उसमें बेगावरोध की हिस्ट्री बहुत बड़ी, कि भाई बॉस सामने है तो बॉस को कैसे मैं वो करूँगा, तो निकलना नहीं है, मतलब अपने नेचुरल अर्जेस को इवोकेट करने के लिए जा नहीं सकते, उस वजह से होता है। लंघन करने से बहुत ज़्यादा, जब इंसान बहुत ऑबिज होता है कई बार, या बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ उपाय ये दिखता है भी खाना छोड़ दो तो पतले हो जाएंगे।
जाएंगे। तो लंघन जब ज़्यादा कर लेते हैं वो हो जाता है। और कुछ लोग को काम जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो बहुत ज़्यादा उसका सेवन करते हैं, तो वहाँ से भी तकलीफ आती है। इन सारी वजहों से आपकी अपान वायु प्रकपित हो जाती है। और अपान वायु जब प्रकपित हो जाती है तो क्या करेगी भाई, वो प्रकपित हुई है, पक्का सी बात है गुस्सा हुआ है, तो उसने क्या करना है कि और जो वेग हैं उन सारे को रोक करके उनकी जो है नेचुरल प्रोसीजर है उनको रोकेगा, रोकेगा तो पक्का सी बात है उदावृत को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर अधारणी वेग धारणा आप सीधे देख रहे हो, या वायु को प्रतिलोम हो गई, जो नीचे से निकलनी चाहिए थी अपान, वो ऊपर से जा रही है। बट ये याद रखना कि यहाँ पर दोषों में जो है सिर्फ अपान वायु नहीं है, समान वायु भी है। अब समान वायु होने की वजह से आप सिंपल सा लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जब समान वायु की बात आ गई तो याद है पाचक पित्त और समान वायु, मतलब इतनी सारी चीज काम कर रही थी। इसका मतलब है कि डाइजेशन को गड़बड़ होना ही होना है। और रस में जो होंगे त्रयोदश वेग भाव की वजह से रस धातु दुष्य की तुष्टि हुई, अधिष्ठान में त्रयोदश वेग भाव, मतलब जितने जितने थे जो सुश्रुत जी ने 13 बोले हैं तो सारे ही हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने ये सब सारे मैंने पहले ही बता दिए हैं। सामान्य पूर्व रूप और सर्वांग भी अधिष्ठान हो सकता है, किसी किसी के होल बॉडी में होता है, कहीं पर भी दबाइए तो आवाज बेल्चिंग उद्गार आता है, तो सर्वांग वाली वजह होती है। सामान्य रूप में देखोगे तो चरकोक्त जो है सारे लक्षण में बस्ती हृदय कुछ, मतलब जिस जिस जगह पर होगा एक्चुअल में उस जगह पेन होता है। कई बार पीठ में ज्यादा पेन होता है, पसलियों में पेन होगा, आधमान होगा, जी मिचलाय होगा, गुद प्रदेश में विकर्तिका होगी, शरीर में चूज में अपाक, मलावरोध, मल की गांठें बनेंगी, वायु की ऊर्ध्वगामी। तो सारे एक सामान्य पूर्व रूप है। सिंपल सी बात है, जिस एरिया का है उस एरिया का पेन जनरेट होगा। और अपान वायु का चूंकि वेगावरोध हो रहा है, समान वायु का हो रहा है, तो पाचन की गति विकृति भी होगी। और जो भी मलमूत्र वगैरह वेग है उन सारे वेगों को रोकेगा। और जब वेगों को रोकेगा तो बहुत सारी तकलीफ होगी, लास्ट में श्वेत वगैरह भी हो जाता है। अब कुछ चीजें हैं बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं या बहुत रट्टा मारने वाली हैं, वो आप रट लीजिएगा। अधोवायु जो है, जैसे अगर इंसान अपान वायु का फ्लैटस का प्रेशर आता है अधोवायु का, तो अधोवायु को वेग को रोकता है, तो पक्का सी बात है वो नीचे से नहीं पास होगी, वो ऊपर से पास होना कोशिश करेगी। दूसरी बात है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपके पेट के अंदर वैसे ही चलना शुरू करेगी उधर के अंदर, और उधर के अंदर जब इधर उधर विचरण करेगी तो पक्का सी बात है पेन क्रिएट करेगी। तो इसमें देखो आधमान होगा, क्योंकि जो निकलना नीचे से था ऊपर रह गई तो पेट फूल जाएगा, शूल भी होगा, हृदय अवरोध होगा। और ये जो मतलब इसकी वजह से ना बहुत हार्ट पर भारी भारी लगता है। तो जब कोई पेशेंट ये कहे ना मुझे हार्ट में भारी भारी लगता है, तो उससे जरूर पूछना चाहिए कि आपको गैस पास होती कि नहीं पास होती है, और नहीं पास होती है कि आपने रोकना शुरू कर दिया था। कई बार होता है ना कुछ लोग रोकते हैं, रोकते रोकते वो खुद ही मतलब वायु भूल जाती है कि मुझे पास भी होना है। बहुत सारे पेशेंट को ये भी नहीं पता होता है कि उनसे पूछो कितनी बार पास किया, तो उन्हें नहीं पता होता है। नेचुरोपैथी का कंसेप्ट है कि एक इंसान को दिन भर में 27 बार पास होनी चाहिए नेचुरली, बट इसका मैं बहुत हार्ड फास्ट रूल नहीं मानती हूँ, हर इंसान की बॉडी के हिसाब से होता है। बट अधोवायु पास होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास हो रही तो पर तकलीफ की बात है, तो वहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आराम आ जाएगा। सिर में दर्द होता है, श्वास कष्ट हो सकता है, अतिहिक्का, कास प्रतिस्याय, गलग्रह, कफ तथा पित्त का प्रसार, मलावरोध हो जाएगा। मूर्ख मार्ग से पुरुषयुक्त गंध, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि जब किसी पेशेंट को अगर आ रही है स्मेल, मुंह से स्मेल आ रही है, बात कर रहा है, आपको पता चल रहा है, तो तुरंत आप समझा करा करिए कि इसकी अपान वायु विगुणित है या इसको कब्ज रहता है, ठीक है। यहाँ पर अधोवायु का है, हालांकि अधोवायु, मल और मूत्र इन तीनों के केस में तो पेशेंट्स को पूछोगे ना, क्योंकि हर चीज तो पेशेंट भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो उससे सिर्फ इतना पूछो क्या गैस ज्यादा बनती है, क्या एसिडिटी रहती है, क्या कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो ही एसिडिटी होती है ना। जो दिन में 3 बार 4 बार जा रहा है पॉटी करने, वो भी समझ लो खराब होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सुबह एक बार गए, फिर आधे घंटे बाद पानी चाय पिया, फिर गए, फिर कुछ ऐसे ऐसे बॉडी में जाए, फिर जाएंगे, तो इसका मतलब है उनकी बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम एक बार में प्रॉपरली क्लीन हो सकें। तो वो भी आपके, मैं कहती हूँ, कॉन्स्टिपेशन में आता है, या हमारे आप अंदर से और अच्छे से बढ़िया से समझ सकते हो, तो हमारी गृहिणी दृष्टि में आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद है अधोवात के बाद में अगला है पुरीष का वेग रोकेंगे तो गुदमार्ग में काटने से पीड़ा होगी, मलावरोध होगा। बेल्चिंग बहुत ज़्यादा होती है जो पुरीष का वेग रोकते हैं, जब मतलब मल का वेग आया हुआ। और मूर्ख मार्ग द्वारा विष्टा सर्दिश पदार्थों का वमन, नहीं तो बहुत वर्स्ट कंडीशंस में होता है, पेड़ों में पेन होता है, सर में दर्द होता है, कई बार होता है इस तरह की चीज़ें। खासकर जैसे एग्जामिनेशन टाइम में आप बैठे हुए हैं और आपको प्रेशर आ गया, और आपको मतलब किसी भी इंसान को आ गया कि ऐसी जगह फंसा
फंसा हुआ है और प्रेशर अच्छी तरीके से आया है, फिर उसने रोक लिया, फिर इस तरह की कंडीशंस सारी होती हैं, मैंने देखे हुए पेशेंट्स में, इसलिए बता रही हूँ आपको। और पूरी इसकी अप्रवृत्ति वगैरह सब सारी चीज़ें हो जाती है, फिर काफ़ी दर्द होता है, बहुत बुरी हालत मच जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता कि सिंपल सा नहीं तकलीफ होती है। अगर वाकई अच्छा सा प्रेशर आया हुआ और आपने उसको होल्ड कर लिया तो बहुत बुरी हालत मचती है, यू हैव टू गो वाला हालचाल होता है, एंड यू शुड गो वाला होना चाहिए। फिर मूत्र निरोधज में क्या है, मूत्र को रोकने से क्या होता है, आपने खुद भी कई बार देखा होगा, जैसे हम लोग जर्नी वर्नी करते हैं, ट्रेन के अलावा अगर और कोई जर्नी करते हैं और यूरिन का प्रेशर होल्ड करना पड़ जाता है, और खास करके फीमेल को, हालांकि हो सकता है मेल में भी कुछ लोग की इस तरह की आदत हो, बट भाई परमात्मा ने उनको दे रखा, कहीं भी खड़े होकर के देखा नहीं इवैक्यूएट। तो फीमेल को अच्छा खासा फील होता होगा कि जब कभी भी आप यूरिन का प्रेशर होल्ड कर लेते हो और जब आपको टाइम मिलता है आधे घंटे 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप करते हो, तो उस वक्त आपको सीधे फील होता है कि यूरिन का प्रेशर जो है कम हो गया है, टाइम ले रहा है और पेन हो रहा है। तो मूत्र की मात्रा कम होना और शूल होना, ये चीज़ तुरंत फील होता है। फिर लिंग, गुदा, वंशण, मूत्राशय, अंडकोश, नाभि प्रदेश में शूल, मूत्रकृष्ठता, सूर्यशूल इत्यादि लक्षण होते हैं। तो जब ये लंबी हिस्ट्री चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मूत्रकृच्छ भी हो जाएगा। और टेंशन फील होता ही है जब भी कोई यूरिन का प्रेशर रुकता है, खास करके अभी यंग एज में हो तो उतना नहीं फील होता है। जब 35-40 ईयर के आसपास कोई इंसान आने लगता है और इस तरह के काम करता है तो वहाँ पर तुरंत फीलिंग आती है। और इसमें कई बार शरीर आगे सा झुक जाता है, बिनाम, तो बिनाम वर्ड आता है किस में है, तो बिनाम जो है पूरी मूत्र निरोधज में है, तो याद रखना, एक क्वेश्चन मतलब आपके उसमें पूछा जाता है। उसके बाद में है कि ये चीज़ उद्गार है, उद्गार मतलब कि डकार आ रही थी, रोका था तो उसमें गुड़गुड़ाहट होती है। अब जैसे मेरा एक पेशेंट जो चल रहा है, उसने आज जाते हुए भी मेरे से बोला कि मेरे को उद्गार बहुत मतलब अंदर गुड़गुड़ाहट होती है, हालांकि मैंने पेट वैसे चेक किया था, मैंने स्टेथोस नहीं चेक किया था, कल आएगा तो मैं उसका पेट स्टेथोस्कोप से भी देखूंगी कि वाकई कितनी आवाज़ है। बट मुझे वहाँ पर पूछना पड़ेगा पेशेंट को कि क्या आपको बेल्चिंग जब होती है या उद्गार आता है, डकार आता है, तो आप उसको रुकते हो क्या, क्योंकि अत्यंत तोद आत्म गुड़गुड़ाहट होना, वायु का रुक जाना, मुख एवं गला भरा सा रहता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है, और पेशेंट मेरे को बोल रहा था कि उसको भूख अच्छी सी लग रही है, और कल मैंने उसको नस से किया था, तो नस से करने के बाद मैंने उसको एक पॉट दे दिया था स्पिट करने को, बट मुझे उसने बताया नहीं, तो मुझे नहीं लगा स्पिट किया होगा। फिर बाद में मैंने हाफ आवर नहीं, एक्चुअली शाम को देखा तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी था। इट मीन्स कि पेशेंट के अंदर आम है, बट पेशेंट कंप्लेन होता मतलब बता रहा है कि मुझे भूख अच्छे से लगने लगी। अब वो क्या है, ये फॉल्स हंगर है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। फिर छर्दी निरोधज में, छर्दी वाले में तो सिंपल सा याद रख लो, जितनी स्किन डिसीजेज होती हैं वो सारी होती हैं। तो कुष्ठ रोग, कंडू, दद्रु, व्यंग, रुचि, शोथ एवं पांडु की उत्पत्ति भी होती है, ज्वर, उत्क्लेश, काश तथा क्षय, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। क्षुधा निरोधज में भाई भूख वगैरह रोक लेते हो तो बड़ी कमजोरी सी लगती है, अंग मर्द होता है, रुचि होती है, कृष्णा, ग्लानि तथा उदर में शूल होता है। तो बड़ा सिंपल सा तो याद रहेगा, तो रट लेना। तृष्णा निरोधज में कंठ शोष दे रखा है। और कम सुनाई देना, अगर कम सुनाई देने का कोई आ रहा है तो वहां पर ये सोचो इस बंदे ने तृष्णा को रोका है, हृदय प्रदेश में पीड़ा होगी, श्रम होगी और श्वास की वृद्धि भी हो जाती है। हालांकि इस तरह के पेशेंट्स कम देखे हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही दिखे हैं, ऐसे नहीं नजर आए हैं। तो और जिह्वा निरोधज में मन्या तथा गले का स्तंभ हो जाएगा। जिह्वा को रोकेंगे तो पक्का सी बात है ईएनटी वाली डिसीज होती हैं। तो मुख, नाक, नेत्र, कान में वात संबंधी सूल होता है। तो जिह्वा वाले में याद रखना, हालांकि आपको पता है वातज फीवर का मेन सिम्टम होता है ये जिह्वा। तो अगर जिह्वा बहुत ज़्यादा आ रही है और फीवर है पेशेंट को, तो हम उसको करते हैं कि वातज फीवर है। तो यहाँ पर ईएनटी वाली डिसीज आती है। अश्रु वाले में सर दर्द होता है, हर कोई जानता है, जुकाम सा भी होता है, कई बार आप देखो नाक बहने लगती है, हृदरोग, रुचि, भ्रम, मन्यास्तम तथा गुल्म। और बहुत सारे जो आपको हार्ट डिसीज के पेशेंट्स मिलेंगे, हार्ट पेशेंट मिलेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे और पेशेंट आपके सामने इतना कन्फेस कर सकता है, तो पेशेंट से पूछे तो होगा कि भाई मुझे रोना बहुत आता था, जिंदगी में बहुत स्ट्रेस था, बट मैं रो नहीं पाता था, खास करके मेल पेशेंट्स को। या बहुत सारे फीमेल भी होते हैं ना, उन्हें दुनिया के सामने मजबूत दिखना तो नहीं रोते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने बेग रोका और कल आपको डिसीज डेवलप होती है। डिसीज डेवलप में आपको पता है कि इट विल टेक टाइम। आपका कितना लेने का हिस्ट्री है, मतलब टेंशन को, स्ट्रेस को लेने को, कितना उन बेगों को रोका, कितने समय तक लिया, आपकी बॉडी की इटसेल्फ कितनी कैपेबिलिटीज थी, उस तरीके से सारी चीजें होती हैं। छवथु में भी क्या है, जिह्वा और छवथु दोनों में ईएनटी वाली डिसीज होती हैं।
बट इसमें जो होंगी उसमें जिह्वा वाले में सूल वाला है, इसमें नासारोग करणोलोक सीधे सीधे ऐसे लिखा है। और छवतु का मतलब हो रहा है छींक है। तो सारी चीज़ें भरी भरी सी भी लगेंगी, ये सब याद रख सकते हो। इंद्रिय दौर्बल्य होता है, तो अगर आपके पास कोई आकर के बोलता है कि मेरी आंखों से कम दिखाई देने लगा है, मुझे नाक में ये सूंघने शक्ति की परेशानी हो रही, कानों से कम सुनाई दे रहा है, तो वहाँ तुरंत पूछा करो क्या आपको छींक ऊक आती है तो उसका रोकते हो। ये क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो आपको वहाँ से बहुत और अच्छा आइडिया लग जाएगा। श्वास निरोधक के कारण हृदरोग होता है, वही मैंने बोला ना कि आप सीढ़ियाँ उड़ियाँ चढ़े हो, मतलब आप मतलब पेशेंट, और वो क्या है उसके बाद में लोगों को नहीं पता चले भाई मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ, तो क्या करता है श्वास का वेग रोकता है, तो वहाँ से हृदरोग होता है। आजकल देखो ना बहुत ज़्यादा हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, इसलिए ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। निद्रा रोकोगे तो देखो कई बार होता है ना क्लास में भी मैम पढ़ा रही हैं और रात में सही से सोए नहीं थे, अभी नींद स्लीपी स्लीपी लग रहा है, तो बहुत सारा जम्हाई मारते हैं, तो ये हर किसी को याद रहता है। और जमाई की तो सोचो इतनी खतरनाक ब्यूटी है, और किसी वेग का नाम लो तो नहीं होता है, बट इसका नाम लेने तक से रिफ्लेक्सेशन आता है कि आपकी बॉडी में जमाई शुरू हो जाती है। तो आप किसी को देखते हो तो भी आपको हो जाता है, आप उसका नाम लेते हो, जैसे वो मौन के साथ है ना कि शांति वर्ड को बोलने से नष्ट हो जाती है, वैसे जिह्वा वर्ड बोल दो तो जिह्वा वर्ड शुरू हो जाता है। तो सिर में जड़ता, भ्रम एवं गौरव, इन सब सारी चीज़ों का होता ही है। और हर किसी ने देखा भाई, जब भी रात भर जाग लो, मान लो घर में कोई फंक्शन होता है या कभी एग्जामिनेशन का टाइम होता है, और रात में जाकर खासकर कि फर्स्ट ड्रॉप में तो एनाटॉमी में हम लोग जाग जाग कर पेपर दिया था, क्योंकि एनाटॉमी इतनी ज़्यादा बड़ी थी और मेरी नेचर है कि जब तक मैं रिवीजन नहीं करती मेरे को अपने ऊपर नहीं रहता कॉन्फिडेंस, मुझे फुल रिवीजन चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो किया हुआ था, तो नेक्स्ट डे पता चला सर दर्द भी करेगा, बदन भी दर्द करता है, टूटता है, और बच्चे थे तो उतना नहीं पता चलता था। आज की डेट में आप तब पर भी शायद शुरुआत हो चुका था कॉलेज हॉस्टल जा करके कि थोड़ी बहुत फिर गैस एसिडिटी भी बनती है, तो ये सब सारी चीज़ें थी। साध्यता सदाता में मैं पहले ही आपको बता चुका है कि अगर वमन हो रहा है, अति प्रवृत्ति अति क्षीण हो गया, बहुत ज़्यादा शूलयुक्त है, तो उसको असाध्य समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा तृषा वगैरह रह रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं चिकित्सा की बात करूँ इसी के पहले कर देती हूँ, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो कल करेंगे टॉपिक। तो सभी प्रकार के उदावरतों में कल ने क्या करना चाहिए, जो वायु विघटित हुई तो जो उसका रास्ता चेंज हुआ है उस वायु को सेम करेंगे, मतलब अधो वायु या अपान वायु प्रतिलुमित हुई है तो उसको अनुलोमन करेंगे, तो हमेशा इस तरह की चिकित्सा करेंगे। फिर उन्होंने उदावर्त में क्या किया है, शीत ज्वर शामक तेल वगैरह का शरीर पर लेप करने के बाद में वातनाशक द्रव्यों द्वारा स्वेदन कराएं, ठीक है। और उसके बाद वर्ती, निरुवस्ती, स्नेहवस्ती, विरेचन द्रव्यों का प्रयोग अधवायु का अनुलोमन कराने वाले द्रव्यों से चिकित्सा करना चाहिए। अगर वातावरोधज है तो वहाँ पर स्नेह स्वेदन कराकर आस्थापन बस्ती दे दो। आस्थापन बस्ती क्यों दे दो, आस्थापन बस्ती से कचरा बाहर निकल जाएगा, इसलिए आस्थापन बस्ती करेंगे। और पुरुषज उदावर्त रहेगा तो अनारोग वाला सारा सिस्टम करेंगे, मतलब सब में ट्रीटमेंट वही है। श्यामादि गुदवर्तियों का प्रयोग करेंगे। रक्षुग्नादि प्रदमन चूर्ण है, गुदा में प्रदमन चूर्ण डाला गया है भाई, उसे प्रदमन करना है। दुरितर हिंगो आदि चूर्ण इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। फिर से चला गया। फिर स्थिरादि घृत है, वो इस्तेमाल करेंगे। सौरचलादि उदय, जिम्बा निरुद्ध उदावर्त में स्नेहन स्वेदन, अगर जिम्बा की वजह से हो रहा है तो वहाँ पर स्नेहन स्वेदन करना है। अश्रु वाले में तो पक्का सी बात है कि तीक्ष्ण अंजन करा दो, और तीक्ष्ण अंजन से क्या होगा कि इंसान को रोना आ जाएगा, मतलब आँख से आंसू निकल जाएंगे, तो ठीक है, या तो कुछ ऐसी स्टोरी बताओ, कुछ सुना दो जिससे रोना आ जाए इंसान को। तो और छवथु निरोधज में भोजनोपरांत घृत पान का कराना चाहिए, जिसने छींक वगैरह का रोका है तो ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अभ्यंग स्वेदन धूम्रपान वातनाशक तो करना ही है, लेकिन भोजनोपरांत घृत का जो सेवन है ये बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है, तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। फिर उद्गार निरोधज में बहुत बढ़िया है काला नमक अदरक, मतलब शुंठी थोड़ा सा अदरक नहीं भी है तो आप जो तक्र बना रहे हो पेशेंट को बोल दो कुछ से ले लें। स्नेहिक धूमपान अगर पॉसिबल होगा तो करा दो, वरना नहीं। छर्दी निरोधज में वमन लंघन कराएंगे भाई, वमन हो रहा है पक्का सी बात है, उत्क्लेश है निकल रहा है तो वमन कराना ही पड़ेगा। फिर लंघन कराओगे, धूमपान कराओगे, रक्तमोक्षण कराओगे, और छान सेवन विरेचन से तो इसने करेंगे। शुक्रजन में क्या है, कुक्कुट मांस रस है, क्योंकि जो स्पेसिफिक होते हैं ना वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो छर्दी निरोधज में बता दिया था, शुक्रजन वाले में कुक्कुट मांस है, याद रखिएगा। दूध की आस्थापन बस्ती दे सकते हैं। क्षीरम जीवनीय नाम है, क्षीरम जो होता है शुक्र को कराता है, तो जब दूध अंदर जाएगा तो शुक्र का वेग रोका है तो शुक्र का वेग निकल जाएगा आराम से, इस वजह से दूध की क्षीर की बस्ती दे रखी है। और शीतवीर पदार्थों का, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो शीतवीर होता है, तो शीतवीर द्रव्यों का कराएंगे तभी तो इंक्रीज होकर बाहर आएगा।
एक इसमें बहुत बढ़िया सा योग दे रखा है मृदुकादि बटी। तो मृदुकादि बटी बहुत बढ़िया योग है, आप लोग बना सकते हो। बस सिर्फ इसमें देखो मार्केट से आपको सनाए लाना पड़ेगा। मुनक्का 100 ग्राम है, सनाए जो है 50 ग्राम है, सेंधा नमक है 25, और कृष्ण श्वेत जीरक 5 ग्राम, छोटी इलायची 25 ग्राम है। हालांकि ये योग जो है आपका महंगा पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सिंपल बता दूं कि छोटी इलायची भी कॉस्टली होती है, और सनाए तो इटसेल्फ मेडिकल मतलब आयुर्वेदिक हर्ब हो जाकर के महंगी मिल जाएगी। बट आप खुद से अगर बनाकर इस चीज़ को देते हो सिंपली ना, तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हो, सारी चीज़ों को पाउडर ले लो, मृदिका डाल करके उसको छोटी छोटी गोलियां बना लो, तो बहुत बढ़िया मृदिका बटी लिखा भी हो और बन भी जाएगी। तो ये देख कर देखिएगा। नाराज रस है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं, मैं उसको बता रही हूँ ज़्यादा। हम लोग नॉर्मली, मैं एरंड तेल को बहुत यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो एरंड के एरंड वृक्ष हरित की वगैरह भी आती है, एरंड के कैप्सूल्स आते हैं, गंधर्व हस्तादि कैप्सूल वगैरह, तो उसको यूज़ दे सकते हैं पेशेंट को। तेल भले नहीं पी पाता, बट गंधर्व हस्तादि कैप्सूल ले सकता है आराम से। हाँ, ये है कि शुरुआत के 3-4 बार उसको, मेजॉरिटी पेशेंट को अंदर थोड़ी सी वो होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह बढ़ जाता है, तो पेन वगैरह हल्का सा फील होता है, तो बताना पड़ेगा। शुरुआत में 3-4 बार ये प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में नहीं होती। हाँ, घर पर जब आप करते हो, नॉर्मल कैस्टर ऑयल लेते हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट मार्केट का जो कैप्सूल आता है गंधर्व हस्तादि, उसमें कुछ होगा प्रॉब्लम, उनका प्रिजर्वेटिव का चक्कर है कि क्या है, मुझे ये नहीं पता है। बट वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। यौगिक चिकित्सा में है बहुत सारी चीज़ें। वज्रासन आपको कराना ही कराना चाहिए, सर्वांगासन कराना है, पवन मुक्तासन कराना है। हालांकि ये लोग पवन मुक्तासन ऐसे लिखते हैं, बट पवन मुक्तासन पार्ट 1 और पार्ट 2 कराइए, तो धीरे धीरे पवन मुक्त हो जाएगी, वायु सही तरीके से हो जाएगी। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा है अनुलोमन चूर्ण यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया अनुलोमन चूर्ण का वर्णन दे रखा है। हरित की, सौंफ और शुंठी है। तो हरित की, मैं जैसे बताते ना, हरित की अभी कभी डायरेक्ट मत दो। तो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से इन्होंने एरंड तेल में भून कर दिया है। आप प्रकृति देख लो, आप घी, पित्त वाले पेशेंट को घी में भून कर डाल दो, तो ये सारी चीज़ें बना लो। हालांकि इन्होंने सबको भूना हुआ है, आप चाहो तो सबको भून लो। अदरवाइज क्या, उन सबके पाउडर बना करके हरितकी का चूर्ण बना लो, एरंड वृक्ष हरितकी, और बना करके दे दो। अभिपत्ति का चूर्ण भी आप लोग यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। और उसके अलावा एरंड तेल तो है ही, अभयारिष्ट यूज कर सकते हो। पथ्य पथ्य में जो ऐसे पिछला सारा पड़ा है, वही यहाँ पर भी है। गुरु रुच्छ पदार्थ, कटु कषाय, चावल, आलू, दही, ये सब सारी चीज़ें अपथ्य रहेंगी। चावल वगैरह कुछ लोग को ज़्यादा परेशानी करता है, तो इसलिए अधिकतर मना कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कल इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो बता देंगे। ट्रीटमेंट करते हो तो सब में वही है कि लंघन कराने की ज़रूरत है। जहाँ पर ज़्यादा वमन वमन हो रहा, तो मतलब छर्दी रुका हुआ है, वेग के हिसाब से डिसाइड होता है चिकित्सा। सब में वही दीपन पाचन अनुलोमन की जाती है, और सबसे पहले शुरुआत में अनुलोमन चिकित्सा करते हैं। जैसे पेशेंट जिस दिन आया उसी दिन बोल दिया। अब मान लो विरेचन बटी वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हो, पेशेंट बहुत रुक्ष प्रकृति का है, तो आप वहाँ पर ऐसा करिए कि पेशेंट को बोलिए कि रात में खिचड़ी खा लेना है। खिचड़ी में उसकी पाचन क्षमता देख करके 10-20 ग्राम देसी घी डालकर खिचड़ी को खा जाए, और उसके बाद सुबह सुबह 4-5 बजे उठ करके कोई भी जो आपकी ये विरेचन बटी टाइप की प्रिपरेशंस होती है ना, कोई भी आयुर्वेद का जो विरेचक योग आप देना चाहते हो, रात में मत दो। क्यों रात में मत दो? क्योंकि मान लो पेशेंट ऐसा हुआ, कुछ पेशेंट्स के साथ में प्रॉब्लम होती है कि उनको रात में ही प्रेशर लग जाता है, और उसके बाद उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनको बोलो कुछ नहीं करना, रात में जल्दी सोइए, सुबह 4-5 बजे उठ करके ले लीजिए। ठीक है। भले आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो एक बार आधा घंटा फिर सो सकते हो, और फिर सुबह उनको 1-2 दिन में मोशन मतलब हो जाएंगे सुबह। अब वर्किंग वाले जो होते हैं उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उनको मैं अभयारिष्ट वगैरह देती हूँ कि 1-2 बार में ठीक हो जाए। पर पेशेंट है तो जैसे ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं तो वहाँ बहुत ख्याल रखना होता है। तो ओल्ड एज वाले तो अधिकतर रिटायर भी होते हैं, नहीं है तो उनको बता दो भाई, अगर 2-3 मोशन आ जाते हैं, खास करके विरेचन बटी या इस तरह के कोई भी योग होते हैं, तो 2 नींबू ले लीजिए, उसमें मतलब 2 नींबू का रस निकाल करके 2 चम्मच पानी डाल करके दे दीजिए, उतने भर से उनको आराम आ जाता है। नेक्स्ट डे जो खान पान उनका होगा, वो सारा खान पान उनका वो होगा, क्या बोलते हैं, बिल्कुल वैसा होगा। मतलब बहुत सीधा साधा सा खाना खाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये है, इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट, एनीबडी? नो मैम। चलो तब चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कहीं कुछ रहता है तो पूछा करिए, और आप लोग नोट्स बनाकर शेयर किया करिए, ठीक है। अब देखो आप लोग के क्लास में 60 की स्ट्रेंथ है, देयर इज ओनली 3 पर्सन, जबकि सबकी वजह से इसलिए मैंने टाइम चेंज किया था। और शुरुआत में जो मैं 4 से 5 लेती थी ना, उसमें आप लोग ज़्यादा लोग रहते थे, और अभी आप लोग काफ़ी कम लोग हो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है?